गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस चैप्टर वाइज सीरीज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 डिजिटल फाइनेंशियल टूल से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आप सब तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड किसके रूप में जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड आर नोन एज ऑप्शन ए सॉफ्ट मनी, ऑप्शन बी प्लास्टिक मनी, ऑप्शन सी इजी मनी, ऑप्शन डी हार्ड मनी। तो क्रेडिट कार्ड किसके रूप में जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन पीओएस का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीओएस? तो पहले इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं कि पीओएस का फुल फॉर्म होता क्या है। पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल भी होता है और एक होता है हमारा पीओपी, पॉइंट ऑफ परचेज, और पीओपी 3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अगर पीओएस है हमारा तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल, और अगर पीओपी करके पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ परचेज। यानी कि बैंक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर पीओपी का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ परचेज होता है। और पीओपी 3, अगर पीओपी के बाद अगर 3 लगा हुआ है तो ये हमारा वर्जन 3 होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पीओएस का प्रकार नहीं है? एटीएम पीओएस इसका प्रकार होता है। टैबलेट बेस्ड पीओएस ये भी इसका प्रकार है। रेस्टोरेंट पीओएस ये इसका प्रकार नहीं है। रिसेप्शन डेस्क पीओएस, आप कहीं पर जाते होंगे वहां पर रिसेप्शन डेस्क होता है, तो वहां पर पीओएस पॉइंट ऑफ सेल इसका फुल फॉर्म होता है, पीओएस का पॉइंट ऑफ सेल, लेकिन पीओएस का प्रकार नहीं है। रेस्टोरेंट पीओएस इसका क्या है? रेस्टोरेंट पीओएस का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य है, यहां पर बाई मिस्टेक हो गया है। वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य है, यानी कि द प्राइमरी गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो क्या होगा इसका आंसर? वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? लाभ को अधिकतम करने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए, मालिकों की संपत्ति को अधिकतम करने के लिए, या फिर वापसी को अधिकतम करने के लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो गोल है वो क्या है? मालिकों की संपत्ति को अधिकतम करने के लिए, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर डिजिटल वॉलेट, यानी कि डिजिटल वॉलेट क्या है? ऑप्शन ए, डिजिटल वॉलेट क्लाउड आधारित अनुप्रयोग है जो डिजिटल परिवर्तन को सक्षम करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वॉलेट क्लाउड आधारित एप्लीकेशन है जो डिजिटल लेन देन को सक्षम करते हैं। ऑप्शन सी, डिजिटल वॉलेट क्लाउड आधारित अनुप्रयोग है जो एनालॉग लेन देन को सक्षम करते हैं। ऑप्शन डी, डिजिटल वॉलेट क्लाउड आधारित अनुप्रयोग है जो एनालॉग अनुवाद को सक्षम करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिजिटल वॉलेट क्या होता है? डिजिटल वॉलेट एक क्लाउड आधारित एप्लीकेशन होता है जो डिजिटल लेन देन को सक्षम करते हैं। डिजिटल वॉलेट्स आर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन दैट इनेबल डिजिटल ट्रांजैक्शन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जाता है? Which of the following is used for international monetary transfer? तो फ्रेंड्स, इसमें क्या पूछा गया है कि जैसे आप किसी दूसरे देश में हैं
और आप इंडिया में वहां पर आप किसी दूसरे देश से इंडिया में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, या फिर आप इंडिया से किसी दूसरे देश में पैसा भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, नेफ्ट, आरटीजीएस या फिर स्विफ्ट। तो फ्रेंड्स मैं यहां पर आपको बता दूं कि जब हम कभी भी एक देश से दूसरे देश को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर स्विफ्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है, स्विफ्ट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वाणिज्यिक पत्र यानी कि कॉमर्शियल पेपर, इसका शॉर्ट नेम है कॉमर्शियल पेपर का सीपी। भारत में वाणिज्यिक पत्र यानी कि कॉमर्शियल पेपर कब पेश किया गया था, यह आपको बताना है। व्हेन वाज कॉमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? 1989 में, 1991 में, या फिर 1990 में, या फिर 1992 में? तो भारत में कॉमर्शियल पेपर 1990 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, 1990 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से एक ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है। यानी कि नीचे 4 विकल्प दिए जा रहे हैं जिसमें 3 ई बैंकिंग से संबंधित हैं, बट एक विकल्प है जो ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है। वन ऑफ द आइटम्स इज नॉट रिलेटेड विद ई बैंकिंग। तो क्या ई बैंकिंग से संबंधित नहीं है? ईसीएस भी हमारा ई बैंकिंग से संबंधित है, एटीएम भी ई बैंकिंग से संबंधित है, एसएमपीएस भी ई बैंकिंग से संबंधित है। डिमांड ड्राफ्ट ई बैंकिंग से संबंधित नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार की बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वित्तीय लेन देन किया जाता है? इन विच टाइप ऑफ बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर डन? तो यूनिवर्सल बैंकिंग में किया जाता है, या फिर ई बैंकिंग में, एम बैंकिंग में, या फिर पीओएस बैंकिंग में? तो इलेक्ट्रॉनिक का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है वो ई बैंकिंग में किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ई कॉमर्स लेन देन के दौरान हमें सुनिश्चित करना चाहिए, ई कॉमर्स लेन देन के दौरान हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए? ड्यूरिंग ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन बी शुड इंश्योर। तो फ्रेंड्स जब आप ई कॉमर्स पर लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं ई कॉमर्स पर, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? सिक्योरिटी का, डिस्काउंट का, इजी ऑफ ट्रांजैक्शन का, या फिर सेल का? तो यहां पर हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा सिस्टम, चाहे हमारा फोन हो या फिर डेस्कटॉप या लैपटॉप हो, तो इंटरनेट के दौरान हमारे सिस्टम को हैक करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिसके लिए हमें वहां पर ट्रांजैक्शन के लिए सिक्योरिटी को अवश्य ध्यान करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। सिक्योरिटी का ध्यान बहुत ही जरूरी होना चाहिए। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कि ई कॉमर्स लेन देन के दौरान हमें क्या सुनिश्चित करना चाहिए? सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आईएफसीएस में अंक कोड और अल्फा वर्ड है। तो फ्रेंड्स यहां पर मिस्टेक है, आईएफएससी होता है, आईएफसीएस नहीं होता है, यहां पर बाय मिस्टेक हो गया। आईएफएससी में अंक कोड और अल्फा वर्ण कितने हैं, ये आपको बताना है। इन आईएफएससी डिजिट कोड एंड अल्फा कैरेक्टर्स। फ्रेंड्स प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो बैंक का हमारा आईएफएससी कोड होता है उसमें टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो वहां पर 11 डिजिट का कोड होता है। आईएफएससी कोड कितना होता है? 11 डिजिट का, जिसमें 7 डिजिट कोड एंड 4 अल्फा कैरेक्टर्स, यानी कि जो नंबर्स होते हैं वो 7 होते हैं और 4 हमारे उसमें अल्फा होते हैं। तो टोटल मिला के उसमें 11 होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
7-digit code and 4 alpha characters. Question number 11. IMF stands for. इसमें आपको बताना है कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है. ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फाउंडेशन, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मनी फंड. तो फ्रेंड्स आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 12. यूपीआई पर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस का सही प्रारूप है. द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ऑन यूपीआई इज. यानी कि जब आप यूपीआई यूज करते हैं तो वहां पर इनमें से आपको क्या देखने को मिलता है. जहां पर यूपीआई आईडी होती है वहां आपको देखने को मिल जाएगा. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. कुछ इस तरह इस फॉर्मेट में आपको यूपीआई एड्रेस आपको देखने को मिलेगा. नोट, यूपीआई का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है. कई बार क्वेश्चन में यूपीआई का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. इसको एनपीसीआई के द्वारा संचालित किया जाता है. यूपीआई को किसके द्वारा संचालित किया जाता है? एनपीसीआई के द्वारा. एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. अब एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई ही नहीं बल्कि भीम, आईएमपीएस और एनपीसीआई यानी कि भीम को और आईएमपीएस को भी एनपीसीआई द्वारा संचालित किया जाता है. यानी कि एक यूपीआई हुआ हमारा जिसका फुल फॉर्म था यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस. इसको एनपीसीआई संचालित करता है, लेकिन यूपीआई के साथ साथ भीम और आईएमपीएस को भी एनपीसीआई ही संचालित करता है. तो अच्छे से इसको नोट कर लें. क्वेश्चन नंबर 13. वर्ष 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मानदंड पर लागू है. निजी क्षेत्र के बैंक पर, या फिर विदेशी बैंक पर, या फिर सहकारी बैंक पर, या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक पर. तो वर्ष 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मानदंड पर लागू है राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक्स. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. यूपीआई को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? फ्रेंड्स अभी अभी मैंने आपको बताया कि यूपीआई को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी किसके द्वारा संचालित किया गया? एनपीसीआई के द्वारा. लेकिन हमारे विकल्प में यानी कि जो क्वेश्चन है उसके जो आंसर हैं उसमें कोई भी विकल्प नहीं है एनपीसीआई का. क्या क्या विकल्प हैं? यूपीआई को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? एसएस मुंद्रा, उर्जित पेट, आर गांधी, रघुराम राजन. तो फ्रेंड्स यहां पर पूछने का मतलब क्या है, देखिए नोट पढ़ लेते पहले. यूपीआई को एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था, लेकिन विकल्प में एनपीसीआई तो है ही नहीं. तो इसका मतलब है कि जब इसको लॉन्च किया गया था तो आरबीआई का गवर्नर कौन था? यानी कि जब यूपीआई को लॉन्च किया गया, ये तो मालूम हो गया आपको कि एनपीसीआई द्वारा संचालित किया गया, ये लॉन्च किया गया, लेकिन उस समय किसके आरबीआई यानी कि उसका जो गवर्नर था आरबीआई का वो कौन था? तो वो थे हमारे रघुराम राजन. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15. क्यूआर कोड मूल रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि जब आप क्यूआर कोड का यूज करते हैं तो किस लिए करते हैं? समय का सदुपयोग करने के लिए, एग्जामिनेशन इम्तिहान के लिए, या फिर मार्केटिंग के लिए, या फिर विज्ञापन के लिए. तो फ्रेंड्स क्यूआर कोड का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि समय को बचा सकें, यानी कि समय का सदुपयोग कर सकें. क्यूआर कोड स्कैन करते ही उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको मोबाइल की स्क्रीन पर तुरंत ही मिल जाती है. जैसे आप किसी को ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड से स्कैन कर लीजिए अपनी यूपीआई को,
तो उससे क्या होगा, उसको जो अकाउंट नंबर लगा होगा, जिस बैंक से लिंक करा रखा होगा, वो सारी डिटेल आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है। या मान लीजिए कोई क्यूआर कोड में अपना वेबसाइट का लिंक छोड़ देता है, कोई नोट छोड़ देता है, तो क्यूआर कोड को स्कैन करने से हमारी समय की बचत होती है, टाइम यूटिलाइजेशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, रुपया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तमिल से, इंग्लिश से, उर्दू से, या फिर संस्कृत से? तो रुपया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आरटीजीएस के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय लिया है। निर्णय आपको बताना है। आरटीजीएस के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा निर्णय लिया है? ऑप्शन ए, भारत के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और स्टॉक मार्केट के लेन देन का निपटान आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा। ऑप्शन सी, सभी खुदरा ग्राहकों के लिए सुलभ हो। ऑप्शन डी, आरटीजीएस के माध्यम से लेन देन के मार्ग के लिए कोई ऊपरी और निचली सीमा नहीं होगी। या फिर ऑप्शन डी, सभी विकल्प। तो आरटीजीएस के संबंध में भारतीय रिजर्व ने जो निर्णय लिया है वो सभी विकल्प हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए भी, बी भी, सी भी, डी भी। यानी कि बी में तो है ही सभी विकल्प, बी को छोड़ के ए भी है, सी भी है, डी भी है। जब ये तीनों है तो बी में दे रखा है सभी विकल्प, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑल ऑफ दी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, आधार नंबर के साथ किस बैंक ने पहला रुपए और माइक्रो एटीएम कार्ड लॉन्च किया? वो कौन सी बैंक है जिसने रुपए और माइक्रो एटीएम कार्ड को लॉन्च किया था? एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, 10 रुपए का सिक्का वर्ष 2009 में जारी किया गया था। 10 रुपए का सिक्का कब जारी किया गया था? 2009 में। तो भारत का तीसरा द्विधातु सिक्का है। क्या ये बिल्कुल जो हमारा विकल्प है सही है या गलत है? आपको बताना है कि अगर 10 रुपए का सिक्का 2009 में जारी किया गया तो यह भारत का तीसरा द्विधातु सिक्का है। ट्रू या फॉल्स? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने के लिए दो प्रकार के पासवर्ड की आवश्यकता होती है। इंटरनेट बैंकिंग का जब आप उपयोग करेंगे तो वहां पर दो प्रकार के पासवर्ड की आवश्यकता होगी। सही या गलत? यानी कि ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल होती है वहां पर दो प्रकार के पासवर्ड की आवश्यकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, एमएमआईडी का फुल फॉर्म होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। इसमें एक अंक की संख्या है, यानी कि जो इसमें एक अंक होता है उसमें कितनी संख्या होती है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इसमें कितने अंक की संख्या होती है यह आपको बताना है। 7, यानी कि एमआईडी में 7 अंक की संख्या होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूएसएसडी अनोखा भुगतान सेवा *99#, *99#। ट्रू या फॉल्स? यानी कि यूएसएसडी जब आप यूज करेंगे तो इसके लिए कोड जो है वो *99# लगाएंगे, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? इसके द्वारा आपको, यानी कि यह जो कोड होता है जिसके द्वारा आप बैंक की आप इंफॉर्मेशन, यानी कि अपने अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, *99#। तो क्या इसको, इस कोड को यूएसएसडी कहते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू। यूएसएसडी का जो कोड होता है वो *99# ही होता है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कई बार पहले ए में ट्रू दे रखा होता है, बी में फॉल्स, और कहीं पहले ए में फॉल्स कर देते हैं और बाद में ट्रू कर देते हैं। तो यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्यूआर कोड पहली बार किस वर्ष में बनाया गया? क्यूआर कोड इज फर्स्ट टाइम डिजाइन इन ईयर 1996 में, 1998 में, 1992 में या फिर 1994 में? तो क्यूआर कोड को पहली बार 1994 में बनाया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, आईएमपीएस भारत में एक त्वरित भुगतान इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। ट्रू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। वह अंक जो आईएफएससी कोड में शाखा विवरण के साथ बैंक विवरण को अलग करता है। तो जहां पर आईएफएससी कोड होता है तो वहां पर 11 डिजिट होते हैं, 7 कोड होता है, नंबर कोड होता है और 4 अल्फाबेट होता है। तो बीच में जो अलग अलग करता है तो वो कौन क्या होता है बीच में लगा हुआ? तो वो होता है हमारा जीरो। बीच में लगा हुआ क्या होता है जो आईएफएससी कोड को अलग अलग करता है। ठीक है, यानी कि आईएफएससी कोड में शाखा विवरण के साथ बैंक विवरण को अलग करता है, तो वो होता है हमारा जीरो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, मारुति एमआरएफ से टायर खरीदती है, यानी कि एक मारुति है, मारुति एक कंपनी जो एमआरएफ से टायर खरीदती है, तो वह ई कॉमर्स का एक उदाहरण है। यानी कि यह जो एग्जाम्पल है वो ई कॉमर्स का है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? C2B, कस्टमर टू बिजनेस, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, C2C, कस्टमर टू कस्टमर। तो फ्रेंड्स मारुति एक कंपनी है, एमआरएफ भी एक कंपनी है, तो मारुति कंपनी एमआरएफ कंपनी से एक टायर खरीदती है, तो आपस में ये बिजनेस टू बिजनेस हुआ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 27, आरटीजीएस शब्द किससे संबंधित है? द टर्म आरटीजीएस रिलेटेड टू, यानी कि इसमें आपको बताना है कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग जरूरतों के लिए अपने ग्राहकों के लिए यूएसएसडी आधारित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? Which bank has launched an USSD based mobile application for their customers for basic banking? तो भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो किस बैंक ने बुनियादी बैंकिंग जरूरतों के लिए अपने ग्राहकों के लिए यूएसएसडी आधारित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, एईपीएस लेन देन के दौरान आवश्यक इनपुट है, यानी कि एईपीएस का जब ट्रांजैक्शन करते हैं आप, यानी कि फिंगर लगाने के बाद जब आप अपने अकाउंट से पैसा वगैरह निकालते हैं, तो उसके लिए आवश्यक इनपुट क्या है ये आपको बताना है। तो उसके लिए IIN प्लस आधार संख्या प्लस बायोमेट्रिक डेटा, यानी कि आधार संख्या और बायोमेट्रिक डेटा की आवश्यकता होती है। IIN यानी कि एक डिवाइस आती है, उस पर आपको आधार संख्या बताना होगा और प्लस बायोमेट्रिक यानी कि फिंगर लगाना होगा, जिसके दौरान आप अपने अकाउंट की इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यूपीआई में एक पता है, यानी कि यूपीआई में एक एड्रेस है जो किसी व्यक्ति के बैंक खाते की विशेष पहचान करता है। कौन सा एड्रेस है वो? यूनिक एड्रेस, पेमेंट एड्रेस, बैंक एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पेमेंट एड्रेस। तो फ्रेंड्स, आज हमने चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम था डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, इसमें 1 से 30 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। अगला जो क्लास होगा हमारा चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 होगा, जिसमें 31 से लेकर के 60 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखना ना भूलें हमारा इससे अगला वीडियो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।